अब तक हमने जाना कि किन परिस्थितियों में क्वीन विक्टोरिया इम्प्रेस ऑफ इंडिया बन गईं और धीरे धीरे ही सही परंतु क्रमिक रूप से ब्रितानी शासन के तौर तरीकों ने मुगलिया तौर तरीकों की जगह लेनी शुरू कर दी। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया। इस घटना ने देश भर के प्रगतिशील और बुद्धिजीवी भारतीयों को एक ऐसा मंच उपलब्ध करा दिया जिसके माध्यम से ब्रितानी शासन की तार्किक विवेचना काउंसिल में और काउंसिल के बाहर शुरू हो गई। ब्रितानी मीडिया के माध्यम से ये बातें ब्रिटेन में भी आम लोगों तक पहुंचने लगीं। इस पृष्ठभूमि में बदलाव को मूर्त रूप प्रदान किया ब्रितानी संसद द्वारा समय समय पर बनाए गए कानूनों ने। रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के बाद अब बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 की। नमस्कार। झारखंड विधानसभा टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं संसद और संसदीय लोकतंत्र के इस तीसरे एपिसोड में। इस आधे घंटे के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 पे, जिसे तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉर्ले और वाइसरॉय मिंटो के नाम से मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। हम चर्चा करेंगे कि किस तरह इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने भारतीय संसदीय प्रणाली की दिशा और दशा तय की। आज हमारे साथ फिर से चक्षु राय। सर, हम इस बात पे सबसे पहले समीक्षा करें कि क्या कारण थे कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को लाया गया। क्या 1985 में गठित कांग्रेस द्वारा होम रूल के लिए किया गया आंदोलन इसके लिए जिम्मेदार थी, या ब्रिटेन में जो बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियां थी वो इसके लिए जिम्मेदार थी। जब भी हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो बात इस पर शुरू होती है कि ऐसे क्या कारण थे जिनके वजह से ब्रिटेन की संसद को भारत में एक राजनीतिक रिफॉर्म का एजेंडा लाने की जरूरत पड़ी। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि दो तरह के कारण थे। एक कारण ये था कि क्या राजनीतिक जो बदलाव आ रहा था ब्रिटेन में उसका क्या प्रभाव पड़ा, और दूसरा कारण ये था कि भारत के अंदर ऐसी क्या चीजें चल रही थी जिसने कि ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव डाला और उसकी वजह से राजनीतिक बदलाव और कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव भारत में आए। ये सोचना है कि अगर ये दोनों जो ये दबाव थे, एक आंतरिक और एक बाहरी, इन दोनों में से अगर कुछ भी एक कम होता तो शायद ये बदलाव नहीं आ पाते। अब पहले हम एक वो बाहरी दबाव को देख लेते हैं। ब्रिटेन में दो तरह की सरकारें आ रही थी। एक वो सरकार थी जिनको ये लग रहा था कि भारत में भारत के लोगों को अपने रहने सहने का ढंग और उन पर जो गवर्नमेंट है वो एक इम्पोजिशन गवर्नमेंट होनी चाहिए कि ऊपर से हमने आपको सरकार दी है। लंदन में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नए आए थे मॉर्ले, उनका ये वो थोड़े ज्यादा उदारवादी थे। उनका ये मानना था कि भाई भारतीयों को ज्यादा मौके देने चाहिए। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो अपना ऑफिस था वहां पर दो भारतीयों को क्या कहते हैं, उन्होंने जगह दी। और इंडिया में उन्होंने वाइसरॉय से कहा कि भाई आप अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी एक भारतीय को लीजिए। तो उस तरह से सत्येंद्र सिन्हा जो लॉ मेंबर थे, वो पहले भारतीय हुए, वो लॉ मेंबर बने वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ये एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं बैकग्राउंड है जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ। और जब ये मॉर्ले और मिंटो का रिफॉर्म हुआ
तो इसको ब्रिटिश की जो संसद है उसने एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का उसको नाम दिया, वो कानून बनकर आया। बहुत ज्यादा बड़ा कानून नहीं था, छोटा सा ही कानून था, मेरे ख्याल से 8 या 9 उसमें प्रावधान थे, बाकी कुछ शेड्यूल थे। और रूल्स में उसमें काफी ये कहा गया था कि उस एक्ट को चलाने के लिए रूल्स काफी सारे बनाए गए। तो ये एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं बैकग्राउंड है जिसमें ये सब शुरू हुआ। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं कि भाई मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्या थे, क्या क्या लोगों की डिमांड थी, क्या एक्सेप्ट हुई, क्या नहीं एक्सेप्ट हुई, और बदलाव क्या है। मेरे ख्याल से अगर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को देखा जाए तो शायद सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि जो काउंसिल्स हैं उसमें नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दी गई और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आने शुरू हो गए। शायद ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही होगी जो भारतीयों के रिप्रेजेंटेशन की बात थी उस मामले में। लेकिन तब भी जैसा हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था, जब लॉर्ड डलहौजी को डिस्कस कर रहे थे, कि रिप्रेजेंटेशन तो मिला, काउंसिल बन गई, प्रोविंशियल लेवल पे थी और सेंट्रल लेवल पे थी। इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन भी मिलने लगा, लेकिन फिर वही वो छद्म रिप्रेजेंटेशन था। रिप्रेजेंटेशन ऐसा था जिसमें कभी भी भारतीय मेजॉरिटी में नहीं आ सकते थे। 60 सीटें बढ़ा दी गई थी, 60 सीटें कर दी गई थी, 16 से 60 कर गई थी, जिसमें से सिर्फ 27 ही थे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। दूसरी जो चीज थी वो था डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान नहीं था। लोकल बॉडीज वोट करती थी एक इलेक्टोरल कॉलेज को। इलेक्टोरल कॉलेज प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स चुनता था, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स को चुनते थे। तो इस तरह से फिल्टर कर दिया गया था। एक सबसे अच्छी बात जो अभी याद आई, जो आपने कहा कि बहुत रूल्स बनाए गए थे इस एक्ट के अंदर। एक्ट ने तो कह दिया कि रिप्रेजेंटेशन मिलेगा इंडियंस को, लेकिन जब रूल्स बनाए गए तो उन रूल्स के अंदर क्वालिफिकेशन तय की है। रूल्स के हिसाब से वैसे ही लोग इलेक्ट हो सकते थे जो लैंडलॉर्ड थे, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते थे, या ट्रेड बॉडीज, चेंबर ऑफ कॉमर्स, इस तरह के किसी संस्था को रिप्रेजेंट कर सकते थे। और जो सबसे बड़ी बात ये थी कि संप्रदाय या धर्म के आधार पर इलेक्टोरेट का बांटा जाना। जो शिमला समिट जिसे कहा जाता है, जो पहले जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि जनाब आगा खान के नेतृत्व में लोग लॉर्ड मिंटो से मिले और उन्होंने ये कहा था कि धर्म के आधार पर इलेक्टोरेट बनाया जाए, उसकी शुरुआत मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से ही हुई, जहां पे कि मुस्लिम के लिए अलग इलेक्टोरेट बना दिया गया और वहां पे सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे सकते थे। इस एक्ट को डिस्कस करते समय ये ख्याल आ रहा है कि शायद मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने ही भारतीय राजनीति को एक ऐसा घाव दिया जिससे मवाद आज तक निकल रहा है। साकिब, जब हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को देखते हैं, एक आपने बात करी और वो बड़ी बात है कि जो डिमांड आई थी भारत में, वो ये थी कि भाई रिप्रेजेंटेशन मिले, भारतीयों को प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाए। अब प्रतिनिधित्व एक काफी बड़ा शब्द है। आप अगर देखें तो जो वाइसरॉय का जो काउंसिल था, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको कहा जाता था, ऐसा नहीं था कि उसमें पहले भारतीय नहीं थे। एकाध इक्का दुक्का भारतीय इधर उधर थे, वो शायद नाम के भारतीय थे। क्योंकि अगर देश में 99% लोग आम आदमी हो और 1% लोग राजा हों, और वो राजा अगर क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में आए, तो क्या आप उसे प्रतिनिधित्व कहेंगे? नहीं, आप उसे नहीं कहेंगे। तो
मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में आपने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई धनी लोगों का रिप्रेजेंटेशन था, पढ़े लिखे लोगों का रिप्रेजेंटेशन था, चेंबर ऑफ कॉमर्स का रिप्रेजेंटेशन था। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ने भारतीयों का प्रतिनिधित्व तो बढ़ाया, बट मेरा ये मानना है कि वो सिर्फ नाम के वास्ते बढ़ाया। अगर सेंट्रल लेजिस्लेचर में वो 16 से बढ़कर 60 हुआ तो वो नाम के वास्ते हुआ। और वो नाम के वास्ते इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि उस समय के लोग जाके ये कह सकते थे कि भाई हम इस व्यक्ति को लेजिस्लेटिव काउंसिल या प्रोविंशियल काउंसिल में भेजना चाहते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, जो भी इलेक्शन था वो इनडायरेक्ट था, यानी कि पहले कुछ एक सीमित लोग किसी एक व्यक्ति विशेष को चुनेंगे और फिर वो व्यक्ति विशेष आगे जाके किसी और को चुनेंगे। तो एक ये जो प्रतिनिधित्व की बात है, ठीक है, मेरे ख्याल से जो नंबर बढ़ा तो उसमें एक तो थोड़ी दिक्कत ये आई कि जो काउंसिल जो चेंबर था उसमें बैठने की जगह थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि पहले 16 लोगों की बैठने की जगह होती थी, फिर उसमें 60 लोग बैठने लग गए। तो वो एक तो पहली तो जगह की कमी हो गई, और मेरे ख्याल से उससे ये भी हुआ कि जब कैपिटल दिल्ली पहुंची तो एक बड़ा लेजिस्लेटिव चेंबर चाहिए था, क्योंकि एकदम सिमट के बैठ के कलकत्ता में बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो बात रही प्रतिनिधित्व की, नंबर बढ़ा, प्रतिनिधित्व मेरे ख्याल से नहीं बढ़ा। ठीक है, सिर्फ एक एलीट, चाहे आप उसे पैसे के उस पर एलीट कह दीजिए या एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे एलीट कह दीजिए, वही लोग लेजिस्लेचर में। दूसरी चीज जो हुई वो ये थी कि, और आपने उसका उल्लेख भी किया, कि मुस्लिम लीग की मेरे ख्याल से शुरुआत हो चुकी थी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के पहले से, और मुस्लिम लीग की एक बड़ी डिमांड ये थी कि उनके संप्रदाय से लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले। और ये जो एक सांप्रदायिक राजनीति है, इसका जो जिसे कहते हैं फाउंडेशन, वो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में आया, और उसमें ये लिखा गया कि भाई एक संप्रदाय के लोगों को उनका जो इलेक्टोरेट होगा वो फिक्स्ड होगा, वहां से सिर्फ उसी संप्रदाय के लोग वोट करेंगे और उसी संप्रदाय के लोग वहां पर इलेक्शन लड़ेंगे, और वो फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल में आएंगे। अब शायद इसमें ब्रिटिश संसद और सरकार का शायद ये भी सोचना रहा होगा कि अगर हमें इस देश को डिवाइड और रूल करना है तो शायद ये एक अच्छा मौका हो सकता है कि आप लोगों के बीच में थोड़ी सी राजनीतिक अनबन पैदा कर दें कि कौन किसे चुनेगा और आपके पास रिप्रेजेंटेशन है या आपके पास रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो ये काफी खराब हमारे एक काफी खराब शुरुआत रही लेजिस्लेचर्स की, कि जो लगभग पहली रूडिमेंट्री लेजिस्लेटिव बॉडी जिसे आप कह सकते हैं मॉर्ले मिंटो की में उसमें बनी, और उसमें एक ये सांप्रदायिकता का जो एलिमेंट है वो आया। बट शायद कुछ अच्छी चीजें भी हुई। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से पहले जो डिस्कशन होता था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एक वो टोकन डिस्कशन होता था। आप इसके बारे में ज्यादा जानते होंगे। टोकन डिस्कशन से मेरा मतलब यह है कि मान लीजिए जब बजट की चर्चा होती थी तो सिर्फ चर्चा ही होती थी, जो सरकारी फाइनेंस मेंबर था वो आके कहता था भाई क्या बजट होगा, क्या बजट नहीं होगा, और उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं होती थी। तो वैसी कुछ चीजें इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में बदल दी गई। जहां तक इंडियन इस एक्ट के थ्रू कम से कम ये हो गया कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस दे सकते हैं, बजट पे डिस्कशंस कर सकते हैं, उस पे अपने कमेंट कर सकते हैं।
सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस ले सकते हैं। ये सारी चीजें, डिस्कशंस, ये सब चीजें पार्लियामेंट रिफॉर्म से मुहैया कराती, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इन सारी अच्छी चीजों के बावजूद भी, जैसा मैंने कहा कि एज अ मैटर ऑफ अबंडेंट क्वेश्चन, उस वक्त का सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा था कि रसूखदार जो भी इलेक्ट होकर आ सकते थे वो वैसे ही लोग होते थे जिनका पहले से ही अंग्रेजों से संबंध हुआ करता था, क्योंकि उस समय के सामाजिक जीवन में रसूखदार वही होता था या अपना रसूख वही बचा कर रख सकता था जिसका किसी न किसी तरह से साथ अंग्रेजों का हुआ करता था। तो अंग्रेजों ने बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखा कि चुनकर वैसे ही लोग आए जो कि अंग्रेजों की बात भी सुन सके, समझ सके, और विद्रोह वाली स्थिति काउंसिल में न हो। इसके अलावा उन्होंने इस चीज का भी ध्यान रखा कि फॉरेन पॉलिसी और प्रिंसली स्टेट्स के किसी भी मामलों में इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कोई भी सवाल करने का कोई अधिकार नहीं था। तो ये सारी चीजें हमारी उस परिचर्चा को बल देती है कि ये सिर्फ एक छद्म विश्वास दिलाया गया था कि आपको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, आपको प्रतिनिधित्व मिल रहा है। तो साकेत, ये ना ये काफी अच्छा डिस्कशन पॉइंट है, क्योंकि इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि जो लोग इन लेजिस्लेटिव या प्रोविंशियल काउंसिल्स में चुनकर आए इनडायरेक्ट इलेक्शन से, तो उसमें जो आप कह रहे हैं कि भाई उसमें वो अंग्रेजी सरकार जो यहाँ पे थी उसके हिमायतदार ज्यादा थे, और उन्हीं लोगों को मौका मिलता था चुनकर आने का। बट ये इसमें एक दूसरा पहलू ये है कि कुछ ऐसे लोग भी चुनकर आए जो कि उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्लेटफॉर्म को यूज करके भारत में जो इंडिपेंडेंस वाली फीलिंग थी उसको भी थोड़ा सा आवाज देने की कोशिश करी। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं कि आपने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की बात करी। अगर आप लेजिस्लेचर देखें तो उसमें जो क्वेश्चन आवर है वो काफी एक जरूरी भूमिका निभाता है, और क्वेश्चन आवर का जो मकसद ये है कि एक सदस्य सरकार के ऊपर अंकुश कैसे रख सकता है। तो ये अंकुश रखने का तरीका है कि सरकार अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जब ये क्वेश्चन आवर का जो सप्लीमेंट्री आया तो उसमें ये हुआ कि 1909 से पहले आप सवाल पूछते थे, आपको जवाब मिलता था, बट आप उस पर सवाल जवाब नहीं कर देते थे। ठीक है, तो आपका ये नहीं था कि अगर आप मान लीजिए उस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप उस पर जिस मेंबर ने वो जवाब दिया है आपको, उस पर आप उससे फॉलो अप जो क्वेश्चन है वो नहीं कर सकते। पर जब से ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का दरवाजा खुला तब ये हो गया कि सवाल इस तरह से पूछे जाने लगे कि जवाब पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इतना तीखा और पैना हो जाता था कि सरकार को थोड़ा सी अनकंफर्टेबल पोजीशन में आना पड़ता। एक और अच्छी यहाँ पर बात हुई और वो ये थी कि अब तक जो कानून की बात होती थी उसमें कानून अधिकतर लॉ मेंबर लाता था सरकार की तरफ से, और अगर जहाँ तक मुझे अगर मैंने कानून ठीक से पढ़ा है तो मेरी समझ में ये आया था कि 1909 के बाद जो निजी मेंबर थे जो कि सरकारी मेंबर नहीं थे उनके पास भी ये सक्षमता आ गई कि अगर वो किसी कानून को प्रपोज करना चाहते थे तो उसकी भी एक पॉसिबिलिटी रही। ये दिखावा था क्योंकि सेंट्रल लेजिस्लेचर में आप सप्लीमेंट्री सवाल पूछें, बजट पर टीका टिप्पणी करें, वोट करें, बट अगर सरकार के पास हमेशा बहुमत रहे और आपका कभी बहुमत ना हो तो आपने किसी भी तरह के चुने हुए प्रतिनिधि भेजे हों जो आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये तो बात ये हो गई कि भाई चित भी मेरी और पट भी मेरी।
तो हमने दिखा भी दिया कि हमने लेजिस्लेचर बना भी दी है, बट हमने उसे एक अच्छी तरह से फिक्स भी कर दिया कि मेजॉरिटी नहीं रहेगी तो आप उसमें आप जितना डिस्कस करना चाहिए डिस्कस कर लीजिए, बाकी कौन देख रहा है। तो ये जो बात थी प्रोविंशियल असेंबलीज में ये नहीं थी। प्रोविंशियल असेंबलीज में 1909 के बाद एटलीस्ट थोड़ा सा ये हो गया था कि वहां पर सरकारी मेजॉरिटी उतनी नहीं थी पेपर पर, बट अगर आप उन्हीं लोगों को चुनकर भेजेंगे जो कि आपके हिमायती हैं, तो पेपर पर आपकी मेजॉरिटी नहीं है, बट जिसे कहते हैं इन रियलिटी सरकार की वहां पर भी मेजॉरिटी थी। तो बिल्कुल सही कहा। 60 में से सिर्फ सेंट्रल काउंसिल में 60 में से सिर्फ 27 लोग ही इलेक्टेड आ सकते थे। और एक और चीज है कि एग्जीक्यूटिव को बिल्कुल अलग रखा गया काउंसिल से। काउंसिल का कोई जोर या कोई सुपरविजन एग्जीक्यूटिव पे नहीं था। ये एग्जीक्यूटिव अपना काम कर सकती थी और इलेक्टेड मेंबर्स चाह के भी कोई दखल अंदाजी एग्जीक्यूटिव के साथ नहीं कर सकते थे। इस तरह से मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बहुत ही लिमिटेड सेंस में कहा जा सकता है इसको। नो डाउट उसने थोड़े हक दिए, सवाल करने का राइट दिया, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, लेकिन इस चीज का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में पूरा ख्याल रखा गया कि हमारी दखल अंदाजी ना हो शासन में। आप और मैं एक ही चीज अलग अलग शब्दों में कह रहे हैं, और वो हम ये कह रहे हैं कि वो शायद रिफॉर्म नहीं थे। रिफॉर्म होता है कि एक बड़ा बदलाव हो, चीजें बदलें, बट आप और मैं शायद इस बात पर सहमत हैं कि रिफॉर्म नहीं थे, शायद इंक्रीमेंटल चेंज हो गया था। बिल्कुल, कुछ नंबर बदल गए थे, कुछ शब्द बदल गए थे, कुछ पावर बदल गई थी, बट असल में ज्यादा कुछ नहीं बदला था। शायद एक शुरुआत थी जिसने कि आगे के चेंजेस जो कि 1917, 18, 19 में जो आए, शायद उसकी भूमिका बांधी, और उस भूमिका में ये शायद पहला पड़ाव था जो मॉर्ले मिंटो ने, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉर्ले थे और जो भारत में वाइसरॉय थे मिंटो, उन्होंने किया। बट इसके बाद भी कुछ चीजें बदली, और वो ये हुआ कि भाई जब एक नए मोनार्क आए और वो भारत में पहली बार जब आए और एक बड़ा सा दरबार हुआ, और उस दरबार में उन्होंने कुछ चीजें बदल दी। एक, उन्होंने जो कलकत्ता, जो बंगाल का विभाजन था, उसको रद्द कर दिया और बंगाल फिर एक हो गया। और एक और बड़ी चीज हुई, और वो ये बड़ी चीज हुई कि जो राजधानी थी ब्रिटिश एम्पायर की भारत में, कलकत्ता में थी, और उसको शिफ्ट करके दिल्ली में कर दिया गया। तो शुरुआती तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई एक इंक्रीमेंटल चेंज हुआ 1909 का, और उसके बाद काफी सारी चीजें आई। बट ये तो मानना पड़ेगा कि भाई रिफॉर्म जो वर्ड का ट्रू मीनिंग होता है, वो शायद मॉर्ले मिंटो के द्वारा नहीं हो पाया। और एक चीज ये है कि जो लोकल गवर्नेंस, इलेक्टोरल कॉलेज का इंट्रोडक्शन, वो डेफिनेटली उसकी जड़ यहाँ से लग गई थी। जो इन्होंने फिल्टर प्रोसेस किया, लोकल बॉडीज चुनेंगे इलेक्टोरल कॉलेज को, इलेक्टोरल कॉलेज चुनेगा फिर प्रोविंशियल काउंसिल के लिए, और फिर प्रोविंशियल काउंसिल के लोग चुनेंगे सेंट्रल के लिए। ये शुरुआत इस रिफॉर्म से आ गई। ये इस परंपरा को काफी समय तक फिर आगे भी बरकरार रखा गया है। बिल्कुल। और इस ये जो इलेक्टोरल कॉलेज की आप बात कर रहे हैं, ये इलेक्टोरल कॉलेज हमारे अब के संविधान में भी कुछ चीजों में चल रहा है। अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव देखें तो वो एक इलेक्टोरल कॉलेज से ही होता है। ठीक है, तो मैं एक एमएलए और एमपी के लिए वोट करता हूं, और फिर जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ चुने हुए एमएलए और एमपी
राष्ट्रपति का फिर चुनाव करते हैं। तो आप सही कह रहे हैं कि जो ये इलेक्टोरल कॉलेज की जो स्थापना हुई उसका एक बड़ा श्रेय मॉर्ले मिंटो को जाता है। इस रिफॉर्म्स के बाद मुझे लगता है जो इस रिफॉर्म का एक और फायदा हुआ कि फिर होम रूल और रिप्रेजेंटेशन की मांग बहुत मजबूत होने लगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का होम रूल और रिप्रेजेंटेशन डिमांड करने का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्होंने ये रियलाइज किया, और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के इतिहास में ये बात आई कि सिविल सर्विसेज में भारतीयों को जगह तो दे दी गई थी, लेकिन वो फिर बहुत मुश्किल बना दिया गया था। एग्जाम सिर्फ ब्रिटेन में ही जाकर होता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको भी एक कारण बनाया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के लिए, जब वो प्रेस कर रहे थे इस तरह के रिफॉर्म्स के लिए, कि आपने दे तो दिया यहाँ पर सिविल सर्विसेज, लेकिन मुश्किल बना दिया, एग्जाम सिर्फ जाकर ब्रिटेन में होता है। और पूरी कोशिश यही थी कि ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन को, उसमें काफी हद तक सफल भी हो गए थे। लेकिन ठीक है, जिनको राज करना है और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करनी है तो अंडरस्टूड है, अंग्रेज भारत का भला तो कर नहीं रहे थे, वो तो व्यापार करने आए थे। इसलिए उन्होंने देर से ही सही, रेस्ट्रिक्शंस लगा के ही सही, रिप्रेजेंटेशंस फॉर्मल रिफॉर्म्स के थ्रू तो जरूर दिया। हाँ, और मेरा ये मानना है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के साथ जो होम रूल की डिमांड थी, उसमें उसका जो दरवाजा खोलने की प्रक्रिया में जो अपना पैर दरवाजे में डाल के आप दरवाजा खोलने की कोशिश कर सकते थे, उसकी फिर शुरुआत शुरू हो गई कि भाई अब हमें रिप्रेजेंटेशन का खून हमने चख लिया है कि इसमें अपॉर्चुनिटी है। और जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि लेजिस्लेचर में जो कुछ लोग आए, खासकर सेंट्रल लेजिस्लेचर में और बम्बई की लेजिस्लेचर में, वो लोग ऐसे थे जिनकी जो काफी प्रभावी वक्ता थे, जो कि जब स्पीच देते थे तो ज्यादा कम्युनिकेट कर पाते थे। तो उन्होंने अपना कार्यकाल लेजिस्लेचर में सिर्फ कानून बनाने में और बजट प्रक्रिया में ही नहीं खर्च किया, उन्होंने भारत के इंडिपेंडेंस की जो डिबेट की एक नींव डाली, वो इन लेजिस्लेटिव डिबेट्स में डाली कि सरकार को कैसे घेरा जाए, सरकार पर कैसे अटैक किया जाए। मैं एक डिबेट पढ़ रहा था जिसमें कि सरकारी सदस्य कह रहे थे कि भाई ये आक्रामक तरीके से जो बात करने की शुरुआत हो गई है लेजिस्लेचर में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के द्वारा, ये शायद लेजिस्लेचर के लिए एक ठीक रास्ता नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो ऑफिशियल मेंबर थे वो भी सकते में आ गए कि भाई ये अचानक क्या हो गया, कि कुछ एक सदस्य हम पर भारी पड़ने लग गए, क्योंकि कौन सरकारी सदस्य उस वक्त सोच रहा होगा कि भाई हमारी मेजॉरिटी है, बट इतना प्रभावशाली भाषण दूसरी तरफ से आ रहा है कि हम लोग दबाव में आ गए। तो वो दरवाजा जो हल्का सा खुला रिप्रेजेंटेशन का, और उसमें जो हमारे जो उस समय के लीडर्स थे, उन्होंने अपना पैर लगा के उस दरवाजे को खुला रखने की कोशिश करी, और उसके बाद उसी दरवाजे को, रिप्रेजेंटेशन को, दरवाजे को और कैसे खोला जाए और उसको फिर स्वतंत्रता की तरफ कैसे लेके जाया जाए, ये एक अच्छा कदम हुआ जो कि यहाँ से निकला। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बाद शायद अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि क्या कमियां रह गई, और इसके बाद यही इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन लोगों ने किस तरह से ये बताया कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आने के बावजूद भी उनकी कौन सी ऐसी डिमांड थी जो पूरी नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से फिर अगला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिफॉर्म्स आ गया। ये डिस्कशन हम अगले एपिसोड में करेंगे सर। आज की इस परिचर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत
उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो यह संपूर्ण धरती ही एक परिवार जैसी होती है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल के द्वार पर अंकित पंचतंत्र से लिया गया यह श्लोक शांति, भाईचारे और अंतर्राष्ट्रीयता की हमारे समझ की पौराणिकता को तो रेखांकित करता ही है, हमारे वर्तमान विश्व दृष्टि से भी समस्त विश्व को अवगत कराता है।